शाह मोहम्मद रजा पहलवी और जिमी कार्टर के पुतलों पर लोग गुस्सा उतार रहे थे। बड़े बुजुर्ग और औरतें अपने मर चुके करीबियों की तस्वीरों के साथ आंदोलन में शामिल थी और ये सब एक लोहे के दरवाजे के दूसरी तरफ हो रहा था, जिस पर एक मोटी सी चेन में ताला बंद था और दरवाजे की दूसरी तरफ भयंकर सन्नाटा था। ये ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिकी दूतावास था, जिसके अंदर 52 अमेरिकी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद। तभी इस भीड़ में से एक इंसान करीब 12 फीट के इस गेट पर चढ़ा और दूतावास की चौहद्दी में दाखिल हुआ। देखते ही देखते एक के बाद एक कई युवक अमेरिकी दूतावास के अंदर दाखिल होने लगे। हजारों लाखों की भीड़ पागलों की प्रदर्शनकारी दूतावास के दफ्तर में दाखिल हो पाते अमेरिकी अधिकारी तमाम फाइलों और दस्तावेजों को जलाने का निर्देश देने लगे। एक एक करके प्रदर्शनकारियों ने पहले सीसीटीवी कैमरे तोड़ने शुरू किए और फिर शीशे की खिड़कियां, मगर इतने में अमेरिकी दूतावास पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस छोड़कर प्रदर्शनकारियों को और भड़का दिया और प्रदर्शनकारी दूतावास में दाखिल हो गए। अंदर उसी बुजुर्ग इंसान की फोटो लगी हुई थी, जिसके जिंदाबाद के नारे ईरानी लोग बाहर लगा रहे थे, मगर इस तस्वीर को अमेरिकी लोगों ने निशाना लगाने का खिलौना बना रखा था। इतना काफी था इस भीड़ को बेकाबू करने का। ये पर्शियन एम्पायर है, जिसे ईरान कहा जाता है। 2500 साल तक इस देश पर कई राजाओं ने हुकूमत की, जिन्हें शाहों के नाम से जाना गया। 1950 में ईरान की जनता ने मोहम्मद मुसादिक के रूप में एक धर्मनिरपेक्ष राजनेता को प्रधानमंत्री चुना। सत्ता में आते ही मुसादिक ने ईरान के तेल का फायदा सीधे अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए ब्रिटिश और यूएस पेट्रोल होल्डिंग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये वो वक्त था जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध से उबर चुकी थी और अमेरिका को यकीन हो चला था कि उसके अंदर सुपर पावर बनने की पूरी सलाहियत भी है और मौका भी। लिहाजा 1953 में उसने ब्रिटेन के साथ मिलकर एक साजिश के तहत मुसादिक का तख्ता पलट कर दिया और एक लोकतांत्रिक देश को राजशाही में तब्दील कर मोहम्मद रजा पहलवी को 22 साल का शाह उस वक्त मशहूर था अपनी अय्याशियों और फिजूल खर्चियों के लिए। कहते हैं आलम यह था कि उसकी पत्नी पानी नहीं दूध में नहाया करती थी, जबकि शाह का लंच रोजाना पेरिस से मंगवाया जाता था, इस बात की परवाह किए बगैर कि उसके अपने मुल्क में लोग भूखे मर रहे हैं। पहलवी राजवंश पर फिर से खतरा न मंडराए और सत्ता पहलवी राजवंश के पास ही रहे, इसलिए पहलवी राजवंश के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने अपनी एक बेरहम आंतरिक पुलिस सेवा की स्थापना की, जिसका एक ही काम था, राजवंश के खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज को बड़ा बनने से पहले ही कुचल देना। दूसरी तरफ दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के दौर पर बाजार तंत्र हावी होने लगा था, मगर इसके लिए जरूरी था ईरान का पश्चिमी रंग में रंगना और शाह ने अगला कदम यही उठाया। ईरान के बाजार को दुनिया के लिए खोल दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि तेहरान फैशन का हब बन गया। कहते हैं उस दौर में फैशन पेरिस से पहले तेहरान में आने लगा था। अय्याशी का कोई ऐसा सामान नहीं था जो ईरान की राजधानी में मुहैया न हो। 90% शिया मुस्लिम और करीब 9% सुन्नी मुस्लिमों को शाह पहलवी का ये खुला रूप बिल्कुल भी नहीं भा रहा था। उनके मुताबिक अमेरिका के दबाव में शाह पहलवी ने न सिर्फ मुल्क को अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया, बल्कि ईरान की तमीज और तहजीब का भी बेड़ा गर्क कर दिया। करीब 10 सालों तक ईरान को पश्चिमी रंग में बदलते हुए अपनी आंखों से देखने के बाद लोग शाह पहलवी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और इन लोगों की अगुवाई इस्लामिक लीडर आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी कर रहे थे। शाह की सुरक्षा एजेंसियों ने फौरन आयतुल्लाह खुमैनी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 18 महीनों तक जेल में यातनाएं दी गई। 1964 में जेल से आजादी के लिए उनके सामने 2 शर्तें रखी गई, या तो वो शाह से माफी मांगे या देश छोड़ दे। आयतुल्लाह खुमैनी ने दूसरा रास्ता चुना और उन्हें देश से निकाल दिया गया। उस दिन के बाद से वो 14 साल ईरान से दूर रहे, पहले इराक, फिर तुर्की और फिर फ्रांस, और इन सालों में खुमैनी वहीं से मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता से बेदखल करने का खाका खींचते रहे। फ्रांस में रहने के दौरान उनके संदेशों को मुल्क में पंपलेट और ऑडियो वीडियो मैसेज के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। जो काम आयतुल्लाह खुमैनी मुल्क में रहकर नहीं कर पाए, वो उन्होंने मुल्क से बाहर रहते हुए कर दिया। ईरान में हर तरफ एक ही सदा थी, आयतुल्लाह खुमैनी जिंदाबाद।
शाह पहलवी मुर्दाबाद। लेकिन ऐसा कतई नहीं था कि ईरान में जो कुछ हो रहा था उससे दुनिया ने आंखें बंद कर ली थी, खासकर अमेरिका ने। शाह पहलवी का ईरान की सत्ता पर काबिज रहना अमेरिका के लिए उतना ही जरूरी था जितना कि उसके लिए सुपर पावर बने रहना। वो इसलिए क्योंकि सुपर पावर बने रहने की असली पावर उसे ईरान और फारस की खाड़ी से मिल रही थी। पश्चिमी एशिया में ईरान एक बड़ा और बेहद अहम देश है। न सिर्फ इसकी सरहद अगल बगल के करीब आधा दर्जन देशों के साथ लगती है, बल्कि महासागरों और खाड़ियों के मामले में भी ये किसी भी देश से बेहतर स्थिति में है। उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सागर, अजरबैजान, पश्चिम में तुर्की, इराक और पूर्व में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। दोनों खाड़ियों को जोड़ता है एक वाटर चैनल जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। इस स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को गौर से देख लीजिए, क्योंकि यही वो जगह है जो मौजूदा हालात में अमेरिका और ईरान की जंग का मैदान बना हुआ है। तो भौगोलिक रूप से ईरान की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि व्यापार के नजरिए से और प्राकृतिक संसाधनों के मामले में दुनिया में इससे बेहतर कोई जगह नहीं है। तेल और गैस की खोज ने तो इस मुल्क को सोने की खान बना दिया था, और इसलिए अकेले अमेरिका नहीं बल्कि इससे पहले ब्रिटेन और सोवियत यूनियन यहाँ अपने प्रभाव के लिए जद्दोजहद करते रहे हैं। अब इस इलाके को फिर से गौर से देखिए। फारस और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाले इस समुद्र की चौड़ाई महज 55 किलोमीटर है। इसलिए इस इलाके में ईरान से पंगा लेने का मतलब है तेल पर निर्भर मुल्कों के लिए खुदकुशी करना, क्योंकि दुनिया की 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। जब तक शाह पहलवी मुल्क पर काबिज रहे तब तक ईरान न सिर्फ अमेरिका के लिए बाजार था, बल्कि ज्यादातर तेल और गैस संसाधनों पर भी उसका कब्जा रहा। इस दौरान अमेरिका ने ईरान का जमकर इस्तेमाल किया और अपनी इसी दोस्ती के बल पर कई बड़े कूटनीतिक फैसले किए, जिसने उसे सुपर पावर से भी पावरफुल बना दिया। 1 फरवरी 1979, चार्ल्स द गॉल एयरपोर्ट, पेरिस, फ्रांस। बोइंग 747 ने तेहरान के लिए टेक ऑफ किया। पेरिस से उड़ा ये विशेष विमान था क्योंकि तेहरान में लैंड करते ही ये ईरान के इतिहास को बदलने जा रहा था। बोइंग पर सवार थे अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी, ईरान के शाह के खिलाफ 2 दशकों से छिड़ी विद्रोह की क्रांति के महानायक। 14 सालों तक पहले निर्वसन में रहने के बाद खुमैनी अपने वतन लौट रहे थे, जहां करोड़ों लोगों का हुजूम उनके खैर मकदम के लिए पागल हुआ जा रहा था। शाह की नीतियों से तंग आ चुके ईरान के लाखों आम लोगों ने साल 1978 में आखिरी रण छेड़ दिया, क्योंकि ईरानी संसाधनों से कमाई तो बेतहाशा हो रही थी, मगर वो गरीबों तक न पहुंचकर शाह पहलवी और अमेरिका का खजाना भर रहा था। नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया, अखबार में वही छपता जो शाह चाहता था। कुल मिलाकर ईरान में इमरजेंसी जैसे हालात थे, जिससे तंग आकर अक्टूबर 1977 में छात्रों ने ईरान की सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। शाह की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी सवाक ने लोगों पर यलगार बोल दिया और सैकड़ों लोग मारे गए। मगर इस आंदोलन को जितना दबाया गया, ये उतना ही बढ़ता गया। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और उनकी सेना शाह के सपोर्ट में खड़ी रही। 16 जनवरी 1979। करीब 1 साल चली इस क्रांति में शाह पहलवी को अब समझ में आ गया कि ईरान से उनके जाने का वक्त आ गया है, और शाहपुर बख्तियार को प्रधानमंत्री बनाकर शाह पहलवी इलाज के बहाने अमेरिका चला गया। 1 फरवरी 1979, मेहराबाद एयरपोर्ट, तेहरान, ईरान। तेहरान शहर के ऊपर 20 मिनट तक चक्कर लगाने के बाद आखिरकार विमान ने रनवे पर लैंड किया, और चंद लम्हे में बोइंग 747 के पायलटों के हाथों का सहारा लिए हुए नजर आए आयतुल्ला खुमैनी। लोगों की इस अथाह भीड़ ने उनका ऐतिहासिक स्वागत किया, और इस तरह ईरान को शाह के शासन से मुक्ति तो मिल गई, मगर नई हुकूमत बनने से पहले ही अमेरिका से दुश्मनी मोल ले ली। अमेरिका तमाम तरीकों से ईरान की नई सरकार पर दबाव बनाने लगा। शाह को वापस ईरान न भेजने को लेकर लोगों का गुस्सा अमेरिका पर था ही, वहीं उसके फैसलों ने ईरान के लोगों में गुस्सा और भर दिया। नतीजतन छात्रों के एक गुट ने
तेहरान में अमेरिकी दूतावास के 52 अमेरिकी लोगों को 444 दिनों तक बंधक बनाए रखा। ये उस शाह पहलवी के खिलाफ ईरान में मुकदमा चलाने की मांग कर रहे थे, जिसे अमेरिका ने शरण दे रखी थी। हालांकि बाद में अल्जीरिया की मध्यस्थता के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, मगर इसका बदला अमेरिका ने इराक के जरिए ईरान पर हमला करवा के ले लिया और ये जंग 8 लंबे सालों तक चली। नतीजतन ईरान की इकोनॉमी धराशायी हो गई। आज तक ब्यूरो। ईरानी क्रांति से शुरू हुई अमेरिका और ईरान की दुश्मनी अभी तक जारी है। पिछले 40 सालों से अमेरिका ने ईरान को झुकाने के लिए उस पर तमाम तरह की आर्थिक पाबंदियां लगा रखी हैं, जिसकी वजह से तेल और गैस का अकूत भंडार होने के बावजूद ईरान की अर्थव्यवस्था काल के गर्त में समाती चली जा रही है। बावजूद इसके ईरान ने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया। हालांकि साल 2015 में बराक ओबामा और हसन रूहानी के बीच P5+1 समझौता हुआ, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य यानी P5 देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चीन के अलावा जर्मनी शामिल था, जिसके तहत ये समझौता हुआ कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करेगा और उसके बदले में ये तमाम देश उससे आर्थिक प्रतिबंध हटा लेंगे। हालांकि अमेरिका में सरकार बदलते ही नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से खुद को अलग कर लिया और तभी से अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल जैसे देशों के दबाव में ईरान पर हमले करने के बहाने ढूंढ रहा है। इसकी 2 वजह है। पहली तो ये कि अमेरिका ईरान से तेल और गैस के खनिजों पर अपना कंट्रोल चाहता है और दूसरी वजह ये कि सऊदी अरब और इजराइल जैसे देश चाहते हैं कि ईरान अरब क्षेत्र में मजबूत न हो पाए, क्योंकि वो उनके लिए खतरा बन सकता है। साल 2015 में 2 अप्रैल की तारीख थी, जब स्विट्जरलैंड के ल्यूसन शहर में इस दशक का ही नहीं बल्कि सदी का सबसे बड़ा इस दिन ये तय हुआ था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक देगा और बदले में उसके ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटा लिया जाएगा। समझौता सिर्फ द्विपक्षीय न हो, इसलिए इसमें P5 यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन के अलावा जर्मनी को भी शामिल किया गया। इसलिए इसे P5+1 समझौता कहा जाता है। इस समझौते ने दुनिया के तमाम देशों की विदेश नीति बड़े पैमाने पर बदल कर रख दी। बराक ओबामा के 2 कार्यकाल पूरा होने के बाद अमेरिकी लोगों ने डेमोक्रेटिक पार्टी को तीसरा मौका नहीं दिया और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को देश चलाने का मौका मिला। ट्रंप शुरू से ही ईरान समझौते के मुखालिफ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने बार बार ये बात कही कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो इस समझौते को खत्म कर देंगे, और उन्होंने किया भी ये। सरकार बदलते ही अमेरिका ने खुद को ईरान के साथ हुए इस ऐतिहासिक परमाणु समझौते से अलग कर लिया। ट्रंप की दलील थी कि यह समझौता सिर्फ खराब ही नहीं बल्कि वाहियात है। इस समझौते से हटकर ट्रंप ने एक तीर से 2 निशाने लगाए। एक तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया, दूसरे इसी बहाने उसने डेमोक्रेटिक पार्टी को भी निशाने पर ले लिया। हालांकि ये ऐसी शादी थी जो यूं भी रंग लाने वाली नहीं थी। तलाक तो पहले से तय था। अमेरिका और ईरान के बीच ये जंग 40 साल पहले हुई इस्लामिक क्रांति के वक्त से ही छिड़ गई थी और अमेरिका से दुश्मनी मोल लेने का ईरान के लिए वही नतीजा हुआ जो होना था। व्यापार के मोर्चे पर वो बाकी दुनिया से कटता गया। फिर 2002 में ईरान के अघोषित परमाणु केंद्रों के खुलासे की खबरें आई। ईरान में सरकार को अभी तक पचा नहीं पाया है। सीरिया में सत्ताधारी बशर अल असद की जीत को अमेरिका और इजराइल की बड़ी हार की तरह भी देखा जाता है। पिछले 40 सालों में ऐसे कई मौके आए जब लगा कि ईरान अमेरिका के सामने घुटने टेक देगा, वरना अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। लेकिन न तो ईरान ने अब तक अमेरिका के सामने घुटने टेके और न ही अमेरिका ईरान पर हमला कर पाया। ईरान के लिए अमेरिका की इस खुन्नस की दूसरी सबसे बड़ी वजह इजराइल है। दरअसल इजराइल की लॉबिंग अमेरिका में बेहद मजबूत है और फिलिस्तीन में उसकी ज्यादतियों से ध्यान भटकाने के लिए वो हमेशा इस कोशिश में लगा रहता है। वहीं जेरूसलम के मसले पर पूरे अरब मुल्कों में ईरान ही अकेला है जो इजराइल की खुलकर मुखालफत करता है। लिहाजा उस पर शिकंजा कसने के लिए इजराइल अमेरिका से अपने संबंधों का फायदा उठाते हुए दबाव बनाता है और इस बात पर जोर देता रहता है कि ईरान के परमाणु हथियार पूरे अरब क्षेत्र के लिए खतरा है।
अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए इजराइल के अरबपति अमेरिकी चुनाव में पानी की तरह पैसे बहाते हैं। 2016 राष्ट्रपति चुनाव में भी इजराइल ने रिपब्लिकन को पैसे दिए थे। इजराइल के मध्य पूर्व में अपना वर्चस्व स्थापित करने का एक ही खतरा है और वो है ईरान। तो इजराइल चाहता है कि अमेरिका ही ईरान को खत्म कर दे। दरअसल जब ईरान कोई न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो इजराइल को लगता है कि ईरान बम बनाकर उस पर हमला कर देगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर ईरान इजराइल पर हमला कर भी देता तो वो खुद जवाबी कार्रवाई में बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका चाहता है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो। 1953 में जब ईरान लोकतांत्रिक देश बना था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने देश के ऑयल फील्ड का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उस वक्त अमेरिका ने वहां तख्ता पलट किया और लोकतंत्र को बादशाहियत में बदल दिया। ईरान में 1979 की क्रांति के बाद हालात बदल चुके हैं। अब ईरान मध्य पूर्व में काफी शक्तिशाली हो चुका है और अमेरिका के लिए चैलेंज बन गया। चाहता है कि ईरान में फिर से सत्ता परिवर्तन हो और अमेरिका का समर्थन करने वाला नेता तेहरान की गद्दी पर बैठे। वो चाहता है कि जैसे सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की पहले अमेरिका के साथ रहते थे, वैसे ही तेहरान भी अमेरिका की ओर झुकाव रखे। पहले अमेरिका ने सोचा कि व्यापार प्रतिबंध लगाकर ईरान को काबू किया जाए, लेकिन अब जब बात नहीं बनी तो अमेरिका ईरान की अर्थव्यवस्था चौपट करने में लगा है ताकि वहां की जनता तंग आकर अपने ही नेता के खिलाफ विद्रोही हो जाए और जनता ही तख्ता पलट की शुरुआत करे। लेकिन इस मकसद में अमेरिका अब तक कामयाब नहीं हो पाया है। उल्टे ईरानी लोग सरकार के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।